बताओ कितने पैसे दोगे? एक रात के। मैं जो गाड़ी में बैठा था, एक कम उम्र लड़की कांपती हुई आवाज में बोली। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, ऐसे लगता किसी ने उसे इस काम के लिए मजबूर किया था। मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक औरत उसे इशारे से कुछ कह रही थी। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पर ले आया। उसे नकाब उतारने का कहा तो उस कम उम्र लड़की ने अपना नकाब उतारने से इनकार कर दिया। जब मैं उसकी इज्जत लूट चुका तो मैंने एकदम से उसका नकाब खींचकर उतार दिया, लेकिन उसका चेहरा देखकर मेरा सांस रुक गया, क्योंकि वो तो मेरी फलक रहमान के बाप ने उसकी मां के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। उसकी खाला ने उसे लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाप ने उसे देने से इनकार कर दिया और दूसरी शादी कर ली। फलक रहमान 5 साल की थी जब उसकी सौतेली माँ ने उस पर जुल्म करने शुरू कर दिए, और फिर उसके बाप की अचानक मौत ने फलक को बताया कि असल जिंदगी क्या है। जब उसकी सौतेली माँ जहाँ से आई थी उसे भी वहां ले गई। वो एक कोठे पर काम करती थी। वो फलक की उंगली थामे वहां चली आई। उसकी सौतेली माँ ने उसका खास ख्याल न रखा, उसे स्कूल पढ़ाया और फिर कॉलेज में दाखिला ले दिया, लेकिन वो हर जगह यही मशहूर हो गया कि वो एक तवाइफ की बेटी है। लोगों के ताने सुन सुनकर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो 18 साल की हो चुकी थी और अब उसे वही काम करने थे। उसे जबरदस्ती उस गाड़ी के पास भेजा गया। वो उनकी हवेली मुजरा देखने आया करता था। उसकी गाड़ी खड़ी देखकर बाई ने फलक को उसके पास भेजा। वो देखना चाहती थी कि फलक किसी को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकती थी कि नहीं, और उसे धमकी भी दी अगर वो उससे हाँ ना करवा सकी तो उसे बहुत मार पड़ेगी। फलक चाहती थी वो ना बोल दे और वो वहां से कहीं भाग निकले, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। फलक को मालूम ना था वो जब उस गाड़ी के करीब आएगी तो वो उसे बिठाकर ले जाएगा। शक्ल से शरीफ ही लग रहा था, आंखों में भी कोई नशा नहीं था, फिर भी वो बाकी मर्दों की तरह निकला था। फलक रोती रही, सिसकती रही, लेकिन वो उसे अपने साथ घर ले आया था 1 साल पहले। हाँ, नहीं हूँ मैं आपका बेटा, नहीं हूँ मैं आपकी औलाद। आपका बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी माँ सदमे से मरी थी। वो धाड़ रहा था। साथ खड़ी लड़की जो बेहुदा लिबास में मलबूस थी, वो भी उसकी इस किस्म की धाड़ से सहम गई। इब्राहिम, तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। हर कोताही की तुमसे माफी चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की इस हालत पर तड़प उठा। आज उसकी माँ को दुनिया से गए 3 माह हो चुके थे और ये तीसरी दफा था जब वो किसी गैर लड़की को अपने कमरे में लेकर जा रहा था। वो अपनी माँ की मौत का बदला अपने बाप से यूं ले रहा था कि एक इज्जतदार शख्स की औलाद ने खुद को रुसवा कर लिया था। जो शख्स औरतों की इज्जत करने के लिए मशहूर था, आज उसका बेटा हुसैन लड़कियों से एक रात के रिश्ते जोड़ रहा था। इब्राहिम की शख्सियत बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अब पहले वाला नरम बाअदब लड़का नहीं रहा था। वो लड़की को इशारे करके सीढ़ियां चढ़ने लगा, जबकि मीर साहब लब भींचे उसे जाता देखते रह गए। एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी थी और मजीद जख्म उनका बेटा खुद पर लगा रहा था। वो रोज रात गए घर आता और उसके साथ कोई न कोई लड़की जरूर होती। मीर साहब को अंदाजा लगाने में देर नहीं लगती कि वो कहाँ से लाई गई है। इब्राहिम कमरे में पहुंचकर लंबी सांस लेते हुए कोट बेड पर फेंककर जूते उतारने लगा। वो लड़की शौक से मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। शायद उसने इब्राहिम जैसा मर्द जिंदगी में पहली बार देखा था। खूबरू चेहरा, करख्त लहजा और शख्सियत की एक अजीब कशिश। समझना मुश्किल था कि उसमें ज्यादा मुतासिर कुन क्या है, उसकी शख्सियत, उसकी शक्ल या दोनों। वो लड़की बेबाकी से इब्राहिम के गले का हार बनी तो उसने सुर्ख आंखों से उसे देखा। उसकी नजर ऐसी थी कि लड़की के वजूद में सर्द लहर दौड़ गई। वो बेसाख्ता पीछे हुई, जबकि इब्राहिम लब भींचकर उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में ऐसी वहशत थी जिसे अगले ही लम्हे वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो फलक को लिए अपने शानदार से घर में पहुंचा जब उसके डैड उसके सामने आ गए। आज भी वो अपनी हद पार कर चुका था। इब्राहिम, तुम अपने कमरे में नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो इस लड़की को यहाँ छोड़कर जाना होगा।
میر صاحب غصے سے سرخ چہرہ لیے بولے۔ وہ طنزیہ ہنس دیا۔ آپ مجھے روکیں گے ڈیڈ؟ آپ شیور ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ وہ لب بھیج گئے تھے۔ تم اس طرح خود سے مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے ابراہیم۔ اپنی ماں کا سوچو، اگر وہ آج زندہ ہوتی تو تمہیں ہر روز نئی لڑکی کی باہوں میں گھر آتا دیکھ کر مر جاتی۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اسے برباد ہوتے دیکھنا ان کے لیے زہر کھانے جیسا ہی تھا۔ آپ نے یہ سب کبھی اپنے اوپر اپلائی کیا ہے ڈیڈ؟ میری ماں آپ کو اس رات کسی غیر عورت کی باہوں کا ہار بنے دیکھ کر کس اذیت سے گزری تھی، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ میری ماں کے قاتل ہیں اور مجھے نفرت ہے آپ سے ڈیڈ۔ وہ دھاڑا تو ساتھ کھڑی لڑکی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ابراہیم نے اسے کھینچ کر قریب کر لیا۔ چلو فلک، بہت ہو گیا کامیڈی شو۔ ایک نظر باپ کو دیکھ کر وہ لڑکی کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے آیا۔ فلک نے فوراً ہاتھ چھڑوا کر پیچھے ہونا چاہا۔ یہ نخرے کس کو دکھا رہی ہو تم؟ جہاں سے تم آئی ہو اور مجھ سے ایک رات کی قیمت مانگی ہے نا، اس جگہ پر کیا کام ہوتے ہیں تمہیں معلوم نہیں۔ وہ اپنے شوز کے لیسز کھولتے ہوئے بھڑکا۔ فلک نے آنکھوں میں خون اتار کر جواب دیا، وہاں جو بھی ہوتا ہو لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ میں وہاں زبردستی لائی گئی ہوں، سمجھے تم؟ اور دور رہو مجھ سے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی یا تمہیں مار ڈالوں گی۔ ابراہیم لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ایک تو تمہاری جیسی لڑکیاں، افسوس ہوتا ہے مجھے ان پر، گھر سے باہر ہی کیوں نکلتی ہو؟ وہ انگلی تھوڑی کے نیچے ٹکائے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر مزید مسکرایا۔ فلک کی آواز بھر آئی، ہر لڑکی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، جب ہی وہ باہر نکلتی ہے۔ تم ہر مجبور لڑکی کو اٹھا لاؤ گے اور یہ بھی کہو گے کہ اس کا تعلق ان سب لڑکیوں سے ہے تو تم میری نظر میں ایک انتہائی غلیظ انسان ہو۔ اس نے اس کے ڈیڈ کی بات سن کر سمجھ لیا تھا وہ روز ہی کسی نہ کسی لڑکی کو اس روم کی زینت بناتا ہے۔ آج یہ سب اس کے مقدر کا حصہ بن گیا تھا۔ ابراہیم کئی لمحے اسے گھورتا رہا، پھر سگار سلگا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ قالین کو انگوٹھے سے کھرچنے لگی۔ ابراہیم کے کمرے میں اے سی کی سرد ہوا چل رہی تھی، سفید پردے ساکن گلاس ونڈو پر جھول رہے تھے۔ ڈبل بیڈ، کبرڈز اور ایک قد آور شیشہ کمرے کی خاموشی بڑھا رہا تھا۔ ایک طرف بک شیلف پر کتابوں کی بجائے پرفیومز اور ذاتی سامان سجا ہوا تھا۔ فلک کو لگا جیسے یہ بھی ایک دھوکہ تھا۔ اٹھو اور بیڈ پر جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ سگار ٹیبل پر رکھ کر وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ فلک کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے مارے۔ عورت کو استعمال کرنے والے، یا اللہ مجھ پر ایسی آزمائش ڈال کر میرا امتحان نہ لے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، پلیز میری مدد کر، مجھے اس ابراہیم نامی عذاب سے رہائی دے دے۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اچانک ابراہیم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وہ پورے لباس میں ملبوس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر جھک کر فلک کے کان میں کچھ کہا۔ فلک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھیں حیران اور خوف سے پھیل گئیں، اس کا جسم لرز اٹھا۔ وہ صبح اٹھی تو ابراہیم نے اسے وہیں واپس چھوڑ دیا۔ وہ اس سے التجا کر رہی تھی وہ اسے وہاں نہ چھوڑے، لیکن ابراہیم کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی نم آنکھیں ابراہیم کے دل پر نقش ہو گئی تھیں، وہ چاہ کر بھی ان آنکھوں کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے فون ملایا اور لڑکیوں کی آنر سے بات کرنے لگا۔ وہ لڑکی جو کل رات میرے ساتھ تھی، فلک، مجھے وہ چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے روکھے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر عورت نے کہکا لگایا، کتنے دن کے لیے؟ اس کی بات سن کر ابراہیم کے چہرے پر سختی آئی تھی کہ وہ ابھی اس کا منہ نوچ لے۔ وہ جانتی نہیں تھی وہ لڑکی اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اگر جان لیتی تو فلک کے لیے مشکل پیدا کر دیتی، ہمیشہ کے لیے۔ تیار رکھنا، آج لینے آؤں گا اسے، قیمت مل جائے گی۔ اس کی کھدری آواز فون کے پار سنائی دی اور فون بند ہو گیا۔ جب فلک کو معلوم ہوا ابراہیم اسے لینے رات آ رہا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے ارد گرد موجود لڑکیاں اسے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ کل تک یہ کام کرنے سے منع کر رہی تھی اور اب اس کا نام سن کر مسکرا رہی تھی۔ اسے پہننے کے لیے اسکرٹ دی گئی تھی۔ فلک کے گال سرخ ہوئے۔ اس نے التجا کی، اسے پورے ڈھانپنے والے ڈریس دیں۔
लड़की ने उसे घूर कर देखा तो वो उसे वही ड्रेस पहनना पड़ा। वो उन लड़कियों को खफा नजरों से देख रही थी जिनकी वजह से उसे इस किस्म का लिबास ज़ेबे तन करना पड़ा था। उसे ये सोचकर अजीब लग रहा था, न जाने इब्राहिम क्या सोचेगा। एक दिन में वो रेत की तरह उसके कदमों में ढेर हो गई है। वो मुंह छुपाए बैठी थी जब इब्राहिम के आने की उसे इत्ला मिली। रात के कोई 11 का वक्त था। हील की टकटक पर मीर साहब ने गर्दन उठाई। इब्राहिम को फिर उसी ही लड़की के साथ देखकर उन्होंने अफसोस से सर हिलाया। कब तक खुद को बदनाम करोगे इब्राहिम? तुम एक काबिल अफसर हो, उन्होंने लरजती आवाज में कहा। फलक चौंक कर इब्राहिम की शक्ल देखने लगी। मैं अफसर होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ जिसे उसके अपने बाप ने धोखा दिया है। उसकी आवाज कपकपाई थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा था। वो उसे बेयकीनी से देखते रहे। वो वहां से चले गए। इब्राहिम ने थककर रेलिंग पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया। वो फलक को कमरे में जाने का इशारा करते हुए उसके पीछे चला आया। फलक को इब्राहिम ने चादर दे दी थी जिसकी वजह से वो उसके बाप के सामने छुपी हुई रही थी। इब्राहिम की आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसे अचानक दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो कमरे में आया तो फलक ने झिझकते हुए अपनी चादर को सीने से लपेट लिया। नजरें झुक गईं। क्या क्या आपके पास कोई ढंग के कपड़े होंगे? इनमें मैं खुद को बहुत गंदा महसूस कर रही हूँ। उसके लहजे में कराहत और थकन मिली हुई थी। इब्राहिम के होंठों से एक गहरी सांस निकली। लम्हे भर को चुप रहा। उसे खुद को कंट्रोल में रखना था। वो इतनी जल्दी हार नहीं सकता था। मेरी माँ के हैं, ढीले होंगे तुम पर मगर साफ सुथरे हैं। ये कहते वक्त उसके लहजे में पहली बार सख्ती की बजाय थकन और नरमी थी। वो जानता था अगर मदद ना करे तो ये लड़की टूट जाएगी। वो इस लड़की के लिए अब सब कुछ भी करने को तैयार था। वो नहीं जानती थी उससे क्या रिश्ता है, लेकिन इब्राहिम जानता था फलक उसकी क्या लगती है। उसके लिए किसी की इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल न था। उसका नाम सुनकर झटका लगा था। यकीन करने के लिए उसे सबूत चाहिए था जो कि उसने सुबह ही तलाश कर लिया था। उसकी वॉलेट में फलक की बचपन की तस्वीर पड़ी थी। फलक ने सर उठाया। आंखों में नमी चमक रही थी। दे दें, इनसे बेहतर ये है प्लीज। उसकी मासूम मिन्नत ने इब्राहिम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी। वो मुस्कुराहट जो अपनी माँ के जाने के बाद पहली बार निकली थी। ठीक है, तुम मेकअप साफ कर लो, मैं कपड़े ले आता हूँ। वो संदूक से माँ का एक नफीस सूट निकाल लाया। फलक तब तक मुंह धो चुकी थी। कपड़े उसके हाथ में देते हुए इब्राहिम ने संजीदगी से कहा, ये खराब ना हो, ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं। फलक ने इस बात में सर हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब वापस लौटी तो सादा मगर सुथरे लिबास में थी। उसके चेहरे पर अजब सुकून झलक रहा था। इब्राहिम बेड पर नीम दराज था, आंखों पर बाजू रखे। फलक ने हिचकिचाते हुए पूछने की इजाजत चाही। कुछ पूछ सकती हूँ? वो बाजू हटाकर सीधा बैठ गया। हाँ पूछो। उसे लगा फलक ने उसका राज पा लिया होगा। अगर आपको औरतों में दिलचस्पी ही नहीं तो फिर इतने पैसे क्यों जाया करते हैं? फलक के लहजे में सादगी भी थी और उलझन भी। इब्राहिम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अगर ये पैसे ना देता तो आज तुम कहाँ होती? ये तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। मैं सबको नहीं बचा सकता, लेकिन जिसे यहाँ ले आऊं उसे हाथ लगाना मेरे असूल के खिलाफ है। मेरी माँ ने मुझे औरत की इज्जत करना सिखाया था। वो खड़ा हुआ और एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। जो भी लड़की यहाँ आती है वो इस कमरे में रहती है, बस। फलक ने लम्हा भर उसे घूरा, फिर आहिस्ता बोली, जब दिलचस्पी भी नहीं, तरबियत भी तुम्हें रोकती है तो फिर ये सब तमाशा क्यों? लोग क्यों सोचे कि आप? उसकी अधूरी बात सुनकर इब्राहिम ने तंजिया कहकर लगाया, मगर वो कहका खाली सा था। बदनाम मेरा नाम होगा तो मेरे बाप का भी होगा। मैं चाहता हूँ उन्हें वही दर्द मिले जो मैं झेल रहा हूँ। फलक ने गहरी सांस ली, अल्फाज तरतीब दिए और आहिस्ता मगर पुरअसर लहजे में जवाब दिया। उसे इब्राहिम के चेहरे पर तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के सताए हुए बच्चे थे। नफरत कभी जंग नहीं जीत सकती, ये सिर्फ इंसान को अंधा कर देती है। इज्जत और जिल्लत का फैसला अल्लाह के हाथ में है, आपके नहीं। अगर आपको अपने वालिद से मसला है तो सीधी बात करें। दूसरों को बर्बाद करके आप खुद को भी खो रहे हैं। आपकी माँ ये सब देखकर दुखी होंगी।
ان کے بارے میں سوچیں، اپنے والد سے نفرت میں اندھے نہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ابراہیم چند لمحے دروازے کو گھورتا رہا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے فلک نے اس کے دل پر کوئی زخم رکھ دیا ہو۔ کیا واقعی میں غلط ہوں؟ ماں، اگر آپ ہوتی تو کیا میری یہ حرکت قبول کرتی؟ اس نے گلاس بھر بھر کر پانی پیا، مگر اس کا اپنا عکس اسے بھیانک لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بے چینی سے فلک کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ فلک چونک کر جاگ اٹھی، ڈری ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بات کرنی ہے تم سے، وہ آہستہ بولا۔ فلک دوپٹہ سنبھالتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے پوچھا، سچ بتاؤ، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ فلک نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے جواب دیا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے بچپن سے جوانی تک کی داستان منٹوں میں سمیٹ کر اس کے کانوں میں انڈیل دی، جسے سن کر ابراہیم نے کرب سے آنکھیں میچی۔ ابراہیم نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک فیصلہ جھلک رہا تھا۔ فلک، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ اچانک بولا۔ فلک ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر چونک کر سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں مذاق کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ فلک کے لب کپ کپا گئے۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ جی۔ ابراہیم کی نظریں اس پر جمی تھی۔ میں تمہیں بغیر رشتے کے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ نکاح کے بعد کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اپنی عورت کی حفاظت کرنا مجھے آتا ہے، فیصلہ تم پر ہے۔ فلک کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ بولی کچھ نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک نیا سوال ضرور جاگ اٹھا تھا۔ وہ اسے وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکال لایا تھا، لیکن اب آگے؟ وہ سوچ سوچ کر پوری رات جاگتی رہی تھی۔ اس کا اپنا کوئی اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ جاتی بھی تو کہاں، وہاں سے بچ گئی تھی، لیکن کتنے فیصد چانسز تھے کہ وہ آگے بھی لوگوں سے بچ پاتی؟ کوئی بھی اس سے اپنا مطلب نکال کر آگے پھینک دیتا اور وہ کیا کرتی؟ مرتے مرتے جینا پڑتا۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی سوچ رہی تھی جب دوبارہ کمرے کا دروازہ بجا اور ابراہیم کا چہرہ دروازے کے پار سے نمودار ہوا۔ اسے روتا دیکھ کر اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ جب ابراہیم نے اس کے شانوں پر نظریں نیچے کیے، دوپٹہ پھیلا دیا۔ وہ اس کی بے حد مشکور تھی، جس نے نہ صرف وہاں سے بچایا تھا بلکہ اس سے نکاح بھی کر رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والیٹ نکالا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ یاد ہے، اس نے سوچا، نکاح سے پہلے فلک کو سب کچھ سچ سچ بتا دے تاکہ اس کے لیے فیصلہ لینا آسان ہو جائے۔ نہیں، مجھے یہ نہیں یاد۔ کون ہے؟ اس نے سامنے موجود 5 سالہ لڑکی اور 10 سالہ ابراہیم کو دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ اسے یاد نہیں تھا وہ کون ہے۔ اس نے اپنی کبھی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ بچپن میں کیسے دکھتی تھی۔ یہ تم ہو اور یہ میں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی تو مسکرانے لگا۔ آپ؟ میں؟ وہ شاکڈ سی اسے دیکھنے لگی۔ جب ابراہیم نے والیٹ بند کر کے اپنی پاکٹ میں واپس ڈال لیا، ہاں ہم دونوں، تمہیں اپنی آنی یاد ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اب سچ بتانے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ شاکڈ تھا۔ نہیں، وہ کون ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، کیونکہ اسے اپنے ماں باپ اور سوتیلی ماں کے علاوہ کوئی یاد نہ تھا۔ تمہاری ماما کی ڈیتھ کے وقت میری ماما نے تمہیں مانگا تھا، لیکن تمہارے بابا نے منع کر دیا، اور پھر جب تمہارے بابا کی ڈیتھ ہوئی تمہاری اسٹیپ مدر تمہیں لے کر غائب ہو گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا تم کتنی بری جگہ پر ہوگی۔ میں تمہیں کافی وقت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب یاد آتا ہے تم میرے پاس کیسے آئی اور کیوں آئی تھی۔ تو مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے، اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بتایا۔ وہ حیرت سے سفید پڑے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کی آنکھیں تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ میرے کزن ہیں؟ وہ حیرت اور مسرت سے پوچھ رہی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں اسے کوئی اپنا ملا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فلک اس کے گلے لگنے لگی تھی، پھر جلدی سے پیچھے ہوئی تو ابراہیم مسکرانے لگا۔ اس کے اچانک اس ری ایکشن پر نکاح کر لو، پھر گلے بھی لگ جانا، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھیلے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ فلک نے چہرہ موڑ کر آنکھیں بند کر کے اپنے بے لگام دماغ کو عقل دلانے کی کوشش کی۔ وہ باہر چلا گیا۔ فلک کو نئے احساس نے گھیر لیا۔ وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا کزن بھی تھا اور اس نے نکاح کے لیے پرپوز کیا تھا۔
वो मुंह छुपाए मुस्कुरा रही थी। अब नई सोच, नई फिक्र उसके जहन में रक्स कर रही थी। वो इस जिंदगी से बच जाती अगर इब्राहिम का रिश्ता कबूल कर लेती है तो, और साथ ही इज्जत की चार दीवारी, और उसकी जिंदगी में चाह ही क्या थी। वो मोहब्बत ना दे, बस इज्जत और 2 वक्त की रोटी ही दे दे, वही फलक के लिए बहुत था। उसके पास सोने के लिए 3 घंटे थे। वो एक अच्छी नींद सोना चाहती थी। जहन इब्राहिम की बातों पर पुरसुकून हो गया था। सुबह अब इब्राहिम के उठने पर उसकी आंख खुली थी। वो उसे घूरी देकर कमरे से गया तो वो अंगड़ाई लेती हुई उठ बैठी। इस इंसान को क्यों सुकून नहीं है। वो बाहर आई तो वो तैयार खड़ा था। उसने हैरत से उसे देखा। आप पुलिस में हैं? वो हैरानी से सवाल पूछ रही थी। उसने अपनी वर्दी पहनी हुई थी। हाँ। उसके चेहरे पर फैली हैरत उससे छुपी न रही थी। फिर आप रिश्वत भी तो लेते होंगे? उसके सवाल पर इब्राहिम हैरत से पलटा। वो किसी और सवाल की तवक्का कर रहा था। अक्सर लोग उसे कहते थे वो इस वर्दी में हैंडसम लगता है, लेकिन नहीं, फलक के पास ऐसी आंखें कहाँ थीं जिनसे वो ये सब देख पाती। उसने गहरी सांस ली और जूते पहनने लगा। नहीं लेता। उसने जूते पहनने के बाद जवाब दिया, फिर आपको जगह मालूम है? मैं जहाँ थी उससे खत्म क्यों नहीं कर देते? वो खफकी से पूछ रही थी। इतने गलत तरीके से लाने की जरूरत ही क्या थी? ये सब आसान नहीं है। जब तक ऊपर से वारंट जारी ना हो हम छापा मारकर गिरफ्तार नहीं कर सकते, वरना मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। वो उसका जवाब देते पॉकेट में अपना सामान रखने लगा। आपको कोई सर्विस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ऐसी सर्विस से क्या फायदा जहां आप मुजरिमों को गिरफ्तार ही ना कर सके। उसके मासूम से जहन में जो आ रहा था वो इब्राहिम बाखूबी समझ रहा था। पहली मुजरिम तो तुम हो मेरी। क्यों ना तुम्हें हवालात की सैर करवाऊं। वो बेड पर बैठी हुई थी जब इब्राहिम उसके करीब आया। वो पीछे होने के चक्कर में बेड पर लेट गई और वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। उसके चेहरे पर लम्हे भर में खौफ डराया था कि इब्राहिम दिल ही दिल में उसकी मासूम अदा पर मुस्कुरा बैठा। मैं आपको रिश्वतखोर नहीं कहूंगी, पक्का? वो गले पर अंगूठा रखकर बोली। तो इब्राहिम ने हैरत से देखा। मतलब तुम मेरे बताने के बाद भी कि मैं रिश्वत नहीं लेता यकीन नहीं है? वो उसकी आंखों में अब तलाश करने लगा। उसका जहन वैसे ही काम कर रहा था जो आम लोगों का पुलिस को देखकर करता था। यकीन है ना? देखें, आपकी जेब भी खाली है। उसने उसकी खाली जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो पीछे होकर सर पर हाथ फेरने लगा। अगर वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिखा देता तो क्या वो रिश्वतखोर हो जाता? उसने खफकी से बेड से खड़ी होती फलक की जानिब देखा। मतलब तुम्हें अपने होने वाले शोहर की ये जॉब मंजूर नहीं है? वो वॉशरूम की जानिब बढ़ रही थी जब इब्राहिम ने पूछा। वो पलट कर नासमझी से देखती रही। फिर उसे बात समझ में आई तो सोचने लगी, अगर आप इन सबको गिरफ्तार करके सजा दे जहां मैं रही थी, फिर कह सकती हूँ आप अच्छी जॉब करते हैं। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया था। इब्राहिम उसके पलटने के बाद हंस पड़ा। उसने नीचे आकर मुलाजमत से कहा कि फलक के लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता तैयार करके कमरे में ही दे आए। वो जी सर कहकर नाश्ता बनाने लगी। इब्राहिम मुस्कुराता हुआ बाहर अपनी जीप में बैठ गया। मुलाजमा ने हैरत से उसके आज के रंग ढंग मुलाहिजा किए तो हैरत में मुब्तला रह गई। उसके डैड सो रहे थे। वो अमूमन देर से उठते थे। इब्राहिम ने फलक की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वारंट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। वो शाम में घर वापस आया। फलक उसके कमरे की सफाई कर रही थी। वो हैरत से नफी में सर हिलाने लगा। मैं तुम्हें काम करवाने के लिए नहीं लाया हूँ। वो नाराज नाराज सा उसकी जानिब बढ़ रहा था। आप मुझसे निकाह कब करेंगे? यूं आपके कमरे में रहना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। भले मैं दूसरे कमरे में हूँ, लेकिन बाहर के लोग तो यही समझते हैं कि। वो खामोश होकर अपना सर झुका गई। इब्राहिम ने उसे देखा और बेड पर लेट गया। मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत सोचा है फलक, और तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं अपनी वर्दी के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने मोम के जाने के बाद अपने बाप से इख्तलाफ में उनके साथ इंसाफ ना कर सका। मामा की डेथ वाले दिन उन्हें मालूम हुआ था डैड दूसरी औरत के लिए उन्हें चीट कर रहे हैं। मेरी मामा सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और चली गई। मैं बहुत रोया। मैंने कहा भी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है मामा, वापिस आ जाएं। लेकिन मामा चली गई। वो संजीदा था, लेकिन फलक के आंसू उबलकर गालों को तर कर रहे थे। आप बहुत तकलीफ में हैं।
वो आंसू साफ किए बिना उसकी जानिब आकर उसके जूते उतारने लगी थी जब वो झटके से उठ बैठा और उसका हाथ अपने पाँव पर से हटाकर साथ बिठा दिया। आइंदा तुम मेरे पाँव नहीं छुओगी फलक, तुम सर का ताज हो और मैं तुम्हें पाँव में नहीं देख सकता। अपनी कीमत को जानो। और उसके आंसू साफ करते हुए उठकर खुद जूते उतारने लगा। उसके वॉशरूम तक जाने तक फलक ने उसे देखा था। वो हैरत ज़दा थी, इतने अच्छे शख्स को वो कहाँ डिजर्व करती थी। शाम में निकाह की छोटी सी तकरीब थी। फलक ने आम सा सादा सा सूट पहन रखा था, जबकि इब्राहिम भी आम से घरेलू सूट में मलबूस था। उसके डैड ने निकाह रोकने की बहुत कोशिश की थी। उन्हें लगता था फलक गलत लड़की है और वो उन्हें जताने के लिए उससे शादी कर रहा है, लेकिन इब्राहिम के बताने पर कि वो खाला की बेटी है जिसे वो ढूंढ रहा था, वो खामोश हो गए। उनके पास कहने को कुछ न बचा। फलक लरसते हाथों और कपकपाते लबों से निकाह कर चुकी तो इब्राहिम ने तहम्मुल से जल्दी निकाह कबूल कर लिया। उसकी माँ की ख्वाहिश थी अगर फलक की शादी ना हुई हो या मंगनी, वो उसे ढूंढकर अपनी बीवी बना ले ताकि वो अपनी बहन को बता सके उनकी बेटी एक अच्छे इंसान के हाथों में है जो उसे बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। निकाह के बाद वो कमरे में आई तो मुतमईन थी कि अब यहाँ रहने का उसके पास जवाज था। उसने नौकरों के सामने सारी सच्चाई बताई और अपने बाप के सामने एतराफ किया कि वो लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं करता था, बस गुस्से की वजह से वो खुद से और उनसे बदला ले रहा था। उसके बाप ने इब्राहिम को गले लगा लिया और माफी मांगी कि उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया था। वो जब कमरे में आया, गुस्से की शिद्दत बिल्कुल गायब थी और उसका दिल मुतमईन था। उसने फलक की तरफ देखा जो बालकनी में खड़ी आसमान को तक रही थी। फलक, मुझे लगता है मम्मा खुश हैं, मुझे दिल में महसूस होता है। वो मुस्कुराकर उसके साथ लगकर खड़ा हो गया। फलक हिचकिचाकर फासला कायम करने लगी, जिसे देखकर इब्राहिम के माथे पर बल पड़े और उसने खींचकर फासला खत्म करते फलक को करीब कर लिया। मुझसे दूर ना जाया करो, पहले ही इतनी मुश्किल से मिली हो। वो नफी में सर हिलाकर उसकी नाक दबाकर बोला। वो पलकें झुकाए खड़ी थी। इब्राहिम ने मुस्कुराकर उसे देखा जो पूरे चांद की रोशनी में उसके वजूद को रोशन कर रही थी। सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा, उसने कमरे में लाते हुए कहा। वो खौफ से चेहरा उठाए उसे देखने लगी। कहाँ जा रहे हैं आप? उसके लहजे में छुपी बेचैनी उसे बाखूबी महसूस हुई थी कि वो उसके शानों को थामकर बेड पर बैठा उसे देखने लगा। वो नासमझी से उसे देख रही थी। फलक, दिल मजबूत करो, मेरी जॉब मुझे चैन से बैठने नहीं देती। आधी रात में भी मुझे बुलावा आता है, कभी कभी रात भर ड्यूटी देनी पड़ती है और कभी 24 घंटे लगातार। इन सब की आदत डाल लो फलक, मुश्किल कम होगी। वो उसके चेहरे को प्याले में भरे बोला। फलक को डर लगने लगा, अगर उसे भी कुछ हो गया तो उसके पास कौन बचेगा। प्लीज आप ये जॉब छोड़ दें, अगर आपको कुछ हो गया मेरा तो आपके सिवा है ही कोई नहीं। वो आंसुओं पर बंद बांध कर गोया हुई कि उसकी हालत यही सोचकर अबतर हो रही थी। बहादुर बनो लड़की, एक मर्द मुजाहिद की बीवी हो और मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाला। अभी मुझे बहुत सारे मुल्क दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। वो मुस्कुराकर उसका खौफ कम करने लगा। वैसे मैंने एक बार रिश्वत ली थी, उसने फलक का ध्यान भटकाने के लिए शरारत भरे लहजे में कहा तो वो हैरत से उससे घूरने लगी। एक बार एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आई थी और मैंने उसकी खूबसूरती की रिश्वत ली। वो महजूज होता उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देखने लगा। कौन थी वो लड़की? वो कमर पर हाथ रखे उसे देखते हुए पूछने लगी। इब्राहिम उसके पहलू में बैठे उसका सुर्ख चेहरा देखते हुए उसके बालों पर बोसा देता पीछे हुआ। तुम थी ना वो लड़की, तुमने मुझे अपनी खूबसूरती की रिश्वत दी और कहा मुझे ले लो। वो हंसकर बोला। उसकी शरारत समझ आने पर फलक ने मुंह बनाया। उसके शहद रंग बालों को वो खोले आगे कर रहा था। वो स्टेशन जाकर इस छेड़छाड़ को याद करने वाला था। खुले बालों से मुझे उलझन होती है, प्लीज बांध दे, उसने मुंह बसोर कर कहा। वो उसके बाल समेटने लगा। खुले बालों में अच्छी लगती हो, लेकिन खैर है, तुम अपने बाल बांध लो, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, आकर खोलूंगा। वो उसके बालों को कंघी से समेटकर 3 बल वाली आड़ी तिरछी चुटिया में बांधने लगा। वो चुटिया आगे की और हंसकर अपने बिखरे उलझे बालों को देखा। ये क्या है?
وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ ابراہیم نے اسے پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا۔ میں سیکھ جاؤں گا، میں سیکھنے میں اچھا ہوں، وہ بظاہر برا مان کر بولا۔ فلک نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہنسنے لگی۔ وہ وردی پہن کر جانے لگا۔ اس کی پر امید آنکھیں ابراہیم کو جانے سے روک رہی تھی، لیکن اس کے اپنے فرائض تھے۔ وہ چلا گیا تو فلک کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، صرف اسے مس کرنے کے۔ وہ کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بار بار وہ اپنی چٹیاں دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی، لیکن ابراہیم نے پہلی بار اس کے لیے کچھ کیا تھا، اس لیے اس نے یوں ہی چھوڑے رکھا۔ وہ کب سوئی اسے علم نہ ہوا۔ صبح نہ جانے کس پہر اسے کسی نے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ کس مسا کر اس کے گرد بازو باندھ دیے تھے۔ ابراہیم نے مسکرا کر آنکھیں موند لی۔ فلک کی بیچ میں آنکھ کھلی۔ اسے اتنے پاس دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہونے لگی۔ جب ابراہیم نے اس کو بھاگنے نہیں دیا بلکہ کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس سے میں محبت کرنے لگا ہوں۔ اب اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا تو میں بالکل بھی حق نہیں دوں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ تمہیں میں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، لیکن میں تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دوں گا، سمجھی؟ اور اتنی زبان چلتی ہے تمہاری، اب نصیحت کرتے وقت کہاں چلی گئی ہے وہ زبان؟ چلو لیٹ جاؤ، شاباش۔ اب مجھے کچھ بولنے کا موقع مت دینا، پھر میں بولوں گا نہیں بلکہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ فلک خوف سے کبھی اس کو سر اٹھا کر دیکھتی، کبھی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی، لیکن ابراہیم کے مضبوط حصار نے اس کی ساری کوششیں ناکام بنائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ جب دوبارہ سو گئی تو ابراہیم نے اسے خود میں بھینچ لیا اور اس کا سر دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ تو اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی پناہیں اس کے لیے اطمینان کا باعث بنی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اور پورا وجود اس کے اوپر ڈالے پرسکون سوئی ہوئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ کیسے اسے 2 دن میں ہی اپنا اسیر کر سکتا تھا؟ کیسے وہ اسے اپنے کردار سے اس قدر متاثر کر سکتا تھا کہ اسے اس کی کمی ابھی سے ہی محسوس ہونے لگی تھی؟ وہ سوچتی ہوئی ابراہیم کو دیکھ رہی تھی، پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے اٹھ کر جاتے ہی ابراہیم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس نے اپنے سینے کو خالی دیکھا تو منہ بنا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ اس کا جانا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ نہیں اٹھتا وہ بھی اس کے سینے سے لگی رہے، لیکن فلک کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ جب وہ فریش ہو کر آئی تو اس نے ابراہیم کو کروٹ لیے سوتے ہوئے پایا۔ وہ کیا کرتی، اسی لیے وہ کمرے میں ہی رہی اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ادھر ادھر چکر کاٹ کر چیزوں کا جائزہ لے کر وہ بیٹھتی، پھر اٹھ کھڑی ہوتی، پھر چیزوں کا جائزہ لیتی، پرفیوم دیکھتی، ایک کتاب جو ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی اسے اٹھا کر دیکھتی۔ وہ کتاب اسے پسند نہیں آئی تھی۔ کرائم کی کتاب میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سر جھٹک کر بالکنی سے نیچے دیکھنے لگی۔ کھلے کھلے گارڈن کا منظر اسے مسحور کن سا لگا۔ وہ مسکرا کر بازو پھیلائے گہرا سانس اندر کھینچنے لگی۔ اسے وہ تازگی بھی بھلی لگ رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے حق کیا تھا۔ وہ سر پٹا کر پیچھے گردن موڑے دیکھنے لگی۔ وہ ابراہیم تھا۔ اسے سرخ آنکھوں سے مسکرا کر دیکھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے مجرم حوالات میں ہیں، اس نے کان میں سرگوشی کی تھی، جسے سن کر فلک اس کے حصار سے نکلی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ؟ وہ اب کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کریں گے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ اب عمر قید کی سزا پائیں گے۔ میں نے ان کا کیس ہی ایسا بنا دیا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتے، اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ فلک اچھلنے لگی۔ واؤ! وہ اچانک سے آ کر اس کے گلے لگ کر خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ اس سے بہتر مارکنگ گفٹ اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ناشتے کے بعد اسے تیار ہونے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے بلیو پینٹ اور سفید ٹی شرٹ میں کھڑا، آنکھوں پر گلاسز لگے تھے۔ فلک چادر پہننے تیزی سے پرس لٹکائے باہر آئی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ فلک کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ لوگ شاپنگ مال پہنچے۔ ابراہیم چاہتا تھا وہ اپنی مرضی کا ویڈنگ گفٹ لے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو ابراہیم نے چند ڈائمنڈ کی چیزیں دلا دی، جن میں ٹاپس، چین، رنگ شامل تھیں۔ اچانک سے فلک کا موڈ آف ہو گیا اور اس نے ابراہیم کا بازو تھام کر کہا، گھر چلتے ہیں؟
वो चौंक गया, लेकिन फलक का गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसलिए कुछ ना कहा। गाड़ी में बैठे तो फलक उससे घूर रही थी। क्या देख रही हो? वो मुसलसल उसे देख रही थी। वो यकीनन कुछ कहना चाहती थी जब इब्राहिम ने उससे मुस्कुराकर पूछा, आप टी शर्ट सिर्फ घर में पहनेंगे? उसकी बात सुनकर वो चौंक सा गया। क्यों? वो हैरान हुआ था। अचानक इसे क्या हुआ था? वो नाराज क्यों हो रही थी? क्यों? क्या अपने मसल्स देखे हैं जरा? वो उसके उभरे हुए बाजुओं को देखकर बोली। उसे अभी भी समझ नहीं आया था। समझा नहीं मैं? उसने पूछा। मॉल में लड़कियां आपको और आपके बाजू को देख रही थी। पता है उनकी नजरें कैसी थी? वो गुस्से से भरे बैठी थी। उसके पूछने पर गुस्से से फट पड़ी। इब्राहिम को हंसी आई, लेकिन हंसता तो यकीनन फलक ने उसका मुंह नोच लेना था। कैसे देख रही थी? वो महसूस होता दिलचस्पी से पूछने लगा, जैसे आपको गोद में उठा लेंगी। वो घूर कर बोली, अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी। वो कानों को हाथ लगाकर बोला। फलक ने खफकी से रुख शीशे की जानिब मोड़ लिया। अच्छा ना, पक्का आइंदा नहीं पहनूंगा टी शर्ट, बल्कि अबाया पहनकर घर से निकला करूंगा। वो इतना खुश था फलक की इस हरकत से, वो उससे बता भी नहीं सकता था। पक्का? वो मुड़कर पूछने लगी, क्या पक्का? अबाया? वो फलक से ये उम्मीद नहीं रखता था वो उसे अबाया पहनवाएगी। नहीं ना, टी शर्ट नहीं पहनेंगे, वो जिद छोते हुए बोली। इब्राहिम ने सुकून की सांस ली। फलक का पल पल बदलता मूड उसे हैरत में डाल रहा था। क्या मालूम वो वाकई उसे छुपा देने का सोचती। इब्राहिम का सफर बहुत खूबसूरत कटा था। वो लॉन्ग ड्राइव के बाद घर पहुंचे थे। एक हफ्ता बहुत हसीन गुजरा था। फिर अचानक उसे कॉल आई कि उसकी पोस्टिंग 3 माह के लिए कहीं और कर दी गई है। फलक की सांस ही सुनकर रुकने लगी थी। इब्राहिम ने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया था। वो नम आंखों से उसे देखती और कहती रही, उसे भी साथ ले जाएं। उसने बड़ी मुश्किल से इस सफर का आगाज किया था। बार बार फलक की नम आंखें याद आती थी। वो गांव में पहुंचकर फलक को कॉल करने लगा, उसे बताने के लिए कि वो खैरियत से पहुंच गया है। उसकी वीडियो कॉल उठाते ही 2 सुर्ख आंखें नजर आईं। इब्राहिम का दिल धक से रह गया। फलक कितना रोगी, बस करो यार, मैं वापस आकर हिसाब लूंगा। वो उसे देखकर अफसोस से बोला। उसका दिल दुख रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्याज काट कर आ रही हूँ। आज मैंने खाना बनाया है। डैड ने कहा है कि आज वो मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। उसके बताने पर उसने समझकर सर हिलाया। उसके बाप ने उसे अंगेज करने की कोशिश की होगी। अच्छी बात है, जब मैं वापस आऊंगा मुझे भी मजे के खाने खिलाना, और मुझे अलग अलग मुल्कों के खाने पसंद हैं। मेरे आने तक प्रैक्टिस करना, उसने मुस्कुराकर बताया। वो सर हिलाने लगी। मैं आपको बहुत मजे के खाने खिलाऊंगी, आप बस जल्दी आइएगा। वो मुस्कुराई थी। इब्राहिम को सांस आई। मेरे लिए ये 3 महीने बहुत मुश्किल होंगे, और तुम रोकर इसे मजीद मुश्किल मत बनाना फलक, वरना मेरा वक्त वहाँ आते ही खत्म हो जाएगा। वो सर्द लहजे में बोला। फलक ने स्क्रीन पर से नजरें हटा ली। उसकी हरकत ने इब्राहिम को हंसा दिया। उसने थोड़ी देर इधर उधर की बात की और फोन बंद कर दिया। वो अब अपनी ड्यूटी अंजाम देने चला गया था। वहाँ जंगलों में कोई दहशतगर्द का गिरोह था जो उन गांव वालों को तंग करता था। उन्हीं लोगों को उस गिरोह से आजादी दिलवानी थी और 3 महीने में अपना मिशन पूरा करना था। इब्राहिम की लीडरशिप में पर रोज वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे थे। वो जंगल बहुत बड़ा था जिसे मुकम्मल सर्च करने में कम से कम 6 माह चाहिए थे, लेकिन उन्हें 3 माह दिए गए थे। उस जंगल में सिग्नल नहीं मिल रहे थे। वो फलक को कॉल करता था, लेकिन लगती नहीं थी। 1 माह गुजर गया था। वो जाने किस हाल में होगी। रो रो कर अपना हशर कर लिया होगा। वो तकलीफ में होगी। वो तकलीफ से कभी सोचता था वहां से भाग जाए और छोड़ दे ये जॉब, लेकिन जब आम लोगों को ऐसे जालिम लोगों से डरते हुए देखता तो उसे अपना फैसला गलत लगता था। उसकी खुद की बीवी भी तो एक विक्टिम ही थी। उसे अपना फर्ज पूरा करना था। 3 महीने के मिशन में इब्राहिम की हालत नाजुक हो गई थी। चंद सिपाही इस मिशन में बचे थे। उन्हें जब रेस्क्यू किया गया था वो मरने के करीब करीब थे। 3 माह कैसे गुजरे थे ये इब्राहिम और फलक जानते थे। कुछ लोगों के लिए ये 3 माह ऐसे थे जैसे कल की बात हो, और उन दोनों के ये 3 माह ऐसे थे जैसे 3 सदियां गुजर गई हों। फलक का गुजरता हर लम्हा, हर दिन बहुत मुश्किल था। कभी कभी वो उससे कॉल्स मिला मिला कर पागल हो जाती थी और उससे लगता था उसने इब्राहिम को खो दिया है। अब उसके पास उसकी अकेली जात थी। अब उसके लिए कुछ न बचा था। वो 1 माह सरवाइव कर गई थी, लेकिन दूसरे माह उसे हार्ट अटैक हो गया था।
डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि उसे कोई बुरी खबर ना दी जाए। उसके ससुर उसे समझाते थे, इब्राहिम वापिस आ जाएगा। वो कहती थी, वो बदकिस्मत है, उसने इब्राहिम को मार दिया है। वो उसके खो जाने को समझती थी, उसकी बदकिस्मती ने इब्राहिम को अपनी लपेट में ले लिया है। डॉक्टर ज्यादा वक्त उसे सुलाए रखते थे। उसके ससुर उसकी हालत देखते दुआ करते थे, इब्राहिम जल्दी आ जाए। वो वापस आया तो सीधा उसे अस्पताल एडमिट होना पड़ा। उसके पांव पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था और जगह जगह जख्म लड़ाई के दौरान अलग लगे थे। उसके डैड ने वहां पहुंचकर जब फलक की हालत बताई तो वो अस्पताल से घर की जानी भाग आया था। फलक उस वक्त नींद में थी जब इब्राहिम उसके चेहरे के करीब आया। उसके आंखों के हल्के, उसका कमजोर वजूद, इब्राहिम के 2 आंसू उसके गाल पर गिरे। इब्राहिम, वो बड़बड़ाई, हाँ मेरी जान। वो उसे उठाने लगा। वो आंखें खोले उसका चेहरा थाम कर देखने लगी। आप आ गए, आपने मुझे नहीं छोड़ा। वो उस वक्त बिल्कुल पागल लग रही थी। इब्राहिम ने उसे कंधे से लगा लिया। वो किस अजियत में रही थी, उसकी हालत बता रही थी। इब्राहिम को रोना आया। फलक, वो उसका चेहरा थामे उसे पुकार कर देखने लगा। तुमने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, क्या अपना ख्याल नहीं रखा? वो दुख से बोला, आप नहीं थे, किसके लिए रखती ख्याल? वो आंसू बहाती हुई बोली, फलक मुझे नींद आ रही है, डॉक्टर को मना किया था, नींद की दवा ना दे, बीवी को देखना है। 3 महीने से उससे नहीं देखा। उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो 3 माह से इस तरह सुकून से नहीं सोया था। फलक ने उसका सर तकिए पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। वो मिनटों में सो गया। फलक ने सुकून से अपना सर उसके सीने पर रखा। दोनों को न जाने कितने वक्त बाद ये सुकून मिला था। इब्राहिम दूसरी सुबह फ्रेश सा उठा था। फलक कमरे में नहीं थी। जब वो आई, ट्रे में नई चीजें थी। वो हैरत से नाश्ता देखने लगा। इतना सारा नाश्ता! वो 10 किस्म की चीजें देखते हैरान हुआ। हाँ, आप 3 महीने का खाना एक दिन में खाएंगे अब। अगर इब्राहिम उसका ख्याल रखता था तो ये कहना गलत ना होगा, फलक भी उस तरह की ही थी। मैंने 3 महीने से तुम्हें महसूस नहीं किया, अब मैं थक गया हूँ। प्लीज ये अब बाउंड्री खत्म करते हैं। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, पहले नाश्ता। उसे समझ ना आया क्या जवाब दे। तुम खिलाओ। वो बिल्कुल बच्चा बन गया था। फलक ने हंसकर उसे देखा। मुंह धोकर आए जनाब, आपके नखरे उठाने के लिए ये बीवी हाजिर है। उसने सर खम करते हुए कहा तो इब्राहिम ने उसे मुस्कुराकर खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। मैं भी तुम्हारे नखरे उठाना चाहता हूँ। वो उसकी नजरों की तपिश महसूस करके सटपटाकर उठने लगी। लेकिन अब इस मरीज दीवाने की पनाहों से निकलना इतना आसान भी ना था।